रोज सुबह मेहनत करने जाते हो और पसीना बहाकर लौट आते हो, और धन के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं लाते। अरे बकवास बंद करो राधा। एक तो सारा दिन खेत में हल चलाता हूँ, ऊपर से तुम्हारी बातें भी सुनो। समझ में नहीं आता कि काम करो या फिर तुम्हारे ताने सुनो। मोहनलाल को क्रोध भरी नजरों से देखकर राधा अचानक निराश हो गई। अब तुम खुद ही बताओ मोहनलाल, कितना समय हो गया है हमें आर्थिक स्थिति से जूझते हुए। आखिर हम और किसानों की तरह हंसते हुए अच्छा जीवन कब व्यतीत करेंगे? अपनी पत्नी का निराश चेहरा देखकर मोहनलाल का क्रोध उतर गया और वह अपनी पत्नी राधा के पास आकर बोला, मैं क्या करूं राधा, मेरी किस्मत ही खराब है। जब जब मैं खेत में मेहनत करता हूं और सोचता हूं कि इस बार फसल अच्छी होगी, तब तब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि सारी फसल बर्बाद हो जाती है। और ऊपर से अब मैं उस जमींदार का कर्जदार भी बन गया हूँ। पिछली बार जब फसल खराब हुई थी तब मैंने उस जमींदार से बीज खरीदने के लिए धन लिया था, और अब इस बार भी मुझे अपनी फसल अच्छी होती नहीं दिख रही है। सारा का सारा दोष तुम्हारी जमीन का है, वरना और किसानों की फसलें क्यों अच्छी होती हैं? तुम्हारी ही फसल पर ही हमेशा कोई न कोई आफत क्यों आ जाती है? हाँ, कुछ भी हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन समय जरूर बदलेगा। इतना बोलकर मोहनलाल अपने खेत में चला गया। खेत में मोहनलाल खड़ी धूप में मेहनत से हल चलाने लगा। तभी वहाँ जमींदार अपने साथी बलराम के साथ आ धमका, अपने खेत में हल चलाना बंद कर दे मोहनलाल। सबसे पहले मेरा वो धन चुकता कर जो तूने कुछ महीने पहले मुझसे कर्ज में लिया था। जनाब जमींदार साहब, आप यकीन रखिए, मैं आपका कर्ज बहुत जल्दी चुका दूंगा। हाँ, अब मैं तुम्हें और समय नहीं दे सकता। मुझे पूरा धन तुरंत चाहिए, वो भी ब्याज सहित। जमींदार साहब, आप भी तो देख रहे हैं कि मैं इस समय खेत में मेहनत कर रहा हूँ। कुछ दिनों की बात है, फसल आ जाएगी। मैं अपना कर्ज फसल बेचकर चुका दूंगा ना। ऐ मोहनलाल, ये तुम्हारा फसल उगाने का सपना सपना ही रहेगा, क्योंकि मैं काफी समय से देख रहा हूँ, जब भी तुम अपने खेत में फसल लगाते हो कभी कीड़े लग जाते हैं, कभी आग लग जाती है, कभी बारिश की मार पड़ती है या कुछ और। सच्चाई ये है कि तुम्हारी किस्मत में किसान बनना ही नहीं है, इसलिए मेरा और जमींदार का समय बर्बाद मत करो। बलराम की बात सुनकर मोहनलाल के चेहरे पर क्रोध छा गया। बकवास बंद करो बलराम, अगर तुम जमींदार के नौकर हो तो नौकर बनकर रहो। मुझसे ज्यादा बातें लड़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने तो सुना था कि तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, पर अब मैं ऐसा काम करूंगा कि तुम्हें गुस्सा ही नहीं आएगा। आप कहना क्या चाहते हैं? याद है जब मैंने तुम्हें बीज खरीदने के लिए कर्ज के रूप में धन दिया था, तब तुमसे अंगूठा भी लगवाया था। हाँ याद है। समझ लो, इस कागज पर मैंने तेरी जमीन अपने नाम करवा ली है। अब से इस खेत का मालिक मैं हूँ, समझा? ये सुनकर मोहनलाल गुस्से में आ गया। अरे यह तो पूरा अन्याय है। छोटे से कर्ज के रूप में तुम मेरा खेत नहीं छीन सकते। अरे बलराम, बस बहुत हो गया। इसे अपने ही खेत से जोर जोर से धक्का मारकर बाहर निकालो। बलराम ने मोहनलाल को उसके ही खेत से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। मोहनलाल उदास होकर अपने घर चला गया। उसकी आंखों में गुस्सा और अपमान की आग जल रही थी। क्या हुआ? आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? और आप समय से पहले ही खेत से वापस कैसे आ गए? राधा, जमींदार ने मेरे साथ बेईमानी की है। उसने मेरा खेत मुझसे छीन लिया। कुछ महीने पहले मैंने बीज खरीदने के लिए उससे थोड़े से पैसे उधार लिए थे, और उसी समय उसने चालाकी से मुझसे अंगूठा लगवा लिया। अब वह कहता है कि खेत उसका है। तो क्या आप यूं ही चुप बैठेंगे? आपको सबसे पहले गांव के मुखिया से शिकायत करनी चाहिए। अगले दिन मोहनलाल मुखिया जी के घर पहुंच गया। मुखिया जी, जमींदार ने मेरी जमीन बेईमानी से हड़प ली है। कुछ समय पहले मैंने बीज खरीदने के लिए उससे कर्ज लिया था, जो मैं समय पर चुका नहीं पाया। इसी दौरान उसने मुझसे अंगूठा लगवा लिया और अब कह रहा है कि वह खेत उसका है। मोहनलाल, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, बल्कि मैं ही क्यों, गांव का कोई भी व्यक्ति तुम्हारी मदद नहीं करेगा। जमींदार बहुत दबंग है, सब लोग उससे बहुत डरते हैं। मैं चुप नहीं बैठूंगा। उसने मेरा खेत छीना है। एक किसान के लिए उसकी जमीन माँ के समान होती है। इतना कहकर मोहनलाल सीधे केशव नगर राज्य की ओर चल पड़ा और राजा विक्रम के दरबार में जा पहुंचा। महाराज, जमींदार ने थोड़े से धन के बदले मेरा खेत हड़प लिया है। मैं एक गरीब किसान हूँ, सालों से अपनी जमीन पर मेहनत कर रहा हूँ। पिछले मौसम में फसल बर्बाद हो गई थी, इसलिए मजबूरी में मैंने जमींदार से थोड़ा सा कर्ज लिया। बीज लेते समय उसने मुझसे एक कागज पर अंगूठा भी लगवा लिया। अब वह कहता है कि खेत उसका है। महाराज, मेरे लिए वो जमीन सिर्फ खेत नहीं, मेरी रोजी रोटी, मेरी इज्जत और मेरी माँ जैसी है। मुझे न्याय चाहिए महाराज। अगर रामपुर गांव के जमींदार ने तुम्हारे साथ वास्तव में ऐसा किया है तो तुम्हें जरूर न्याय मिलेगा। इतना कहकर राजा विक्रम ने एक सिपाही की ओर इशारा करते हुए कहा, इस किसान के साथ तुरंत रामपुर गांव जाओ और जमींदार को मेरे दरबार में हाजिर होने का आदेश दो। अगर वह मना करे तो उसे जबरदस्ती गिरफ्तार करके लाया जाए।
कुछ ही देर में जमींदार अपने साथी बलराम के साथ महल में हाजिर हो गया। क्यों, तुमने कुछ धन के लिए मोहनलाल का पूरा खेत अपने नाम कर लिया? महाराज, यह तो सरासर झूठ बोल रहा है। सच तो यह है कि कुछ अर्सा पहले मोहनलाल ने खुद अपना खेत मुझे बेचा था। मैंने उसे बहुत सारा धन दिया था महाराज। उसने वादा किया था कि कुछ महीनों बाद वह खेत खाली कर देगा। जब मैं उसे उसका वादा याद दिलाने गया तो मोहनलाल खेत देने से ही मुकर गया। हाँ महाराज, जमींदार साहब सही कह रहे हैं, मैं भी उनके साथ ही था। यह सुनकर मोहनलाल क्रोधित हो गया। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं महाराज, सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैंने खेत नहीं बेचा था, मैंने तो बस थोड़ी सी रकम उधार ली थी, वो भी बीज खरीदने के लिए। मैं अपना खेत क्यों बेचूंगा महाराज? कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका न्याय सिर्फ एक ही शर्त पर हो सकता है। कैसी शर्त महाराज? तुम गांव के 2 गवाह लेकर आओ जो जमींदार और बलराम के खिलाफ तुम्हारे पक्ष में गवाही दे सकें। अगर वे गवाही देंगे तो तुम सच्चे साबित हो जाओगे और तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस कर दी जाएगी। और जमींदार, तुम भी ऐसे ही 2 गवाह लेकर आओ जिन्होंने मोहनलाल को खेत बेचते हुए देखा हो। जमींदार और बलराम वहां से चले गए। मोहनलाल भी गांव लौट आया और गांव के लोगों से मदद मांगने लगा, लेकिन जमींदार के डर से कोई भी मोहनलाल की मदद करने को तैयार नहीं हुआ। अगले दिन मोहनलाल उदास होकर राजा विक्रम के दरबार में खड़ा हुआ। महाराज, जमींदार का गांव में बहुत दबदबा है, इसलिए कोई भी मेरी सहायता नहीं कर रहा, न ही कोई मेरे पक्ष में गवाही देने को तैयार है। तभी जमींदार बलराम के साथ वहां पहुंच गया। उसके साथ मुखिया और बलिया भी थे। महाराज, यह मेरे गांव का मुखिया है और यह मेरे गांव का बलिया नाम का सम्मानित नागरिक है। गांव में इन दोनों का बहुत सम्मान है। मैंने इन दोनों के सामने ही मोहनलाल से उसकी जमीन खरीदी थी महाराज, और उसे बहुत सारा धन भी दिया था। आप पूछ लीजिए। हाँ महाराज, जमींदार सच कह रहे हैं, हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। हाँ महाराज, जमींदार ने मोहनलाल को धन दिया था और उसने अपना खेत उसे बेच दिया था। जमींदार तो अपने गवाह ले आया, लेकिन तुम कोई गवाह नहीं ला सके मोहनलाल, तो न्याय तो हो गया, खेत जमींदार के पास ही रहेगा। मोहनलाल गुस्से में महल से बाहर निकल गया और सीधा अपने घर पहुंच गया। शाम को वह चुपचाप आंगन में बैठा था। तभी मुखिया और बलिया उसके घर आ पहुंचे। अब क्यों आए हो? तुम दोनों ने तो मेरे खिलाफ महाराज के सामने झूठी गवाही दे दी। अब क्या चाहिए? मुझे क्षमा कर दो मोहनलाल, जमींदार ने हमें डरा धमका दिया था, हम मजबूर थे। मुझे भी माफ कर दो मोहनलाल, मेरी बेटी का विवाह कुछ ही दिनों में है। जमींदार ने धमकी दी थी कि अगर मैंने उसके पक्ष में गवाही नहीं दी तो वह विवाह रुकवा देगा। मैं मजबूर था। हाँ, यही तो है, ताकतवर की दबंगई और गरीब की लाचारी। मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं है। दोष न मेरा है न तुम्हारा, दोष तो उस समाज का है जहाँ गरीब की कोई सुनवाई ही नहीं होती। मुखिया और बलिया शर्मिंदा होकर चुपचाप वहां से चले गए। समय ऐसे ही गुजरता चला गया और मोहनलाल की स्थिति और भी खराब होती चली गई। कब तक घर पर बैठे रहोगे? कुछ काम क्यों नहीं करते? मैं एक किसान हूँ, तुम ही बताओ खेती के अलावा और मैं क्या जानता हूँ। खेती की बात कर रहे हो? खेती अब बची ही कहाँ है? जाओ कोई और काम ढूंढो, वरना हमारी हालत और भी बिगड़ जाएगी। इस छोटे से गांव में मुझे कौन काम देगा राधा? क्या बात करती हो? अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो दूसरे गांव या राज्य में जाओ, कहीं ना कहीं रोजी रोटी तो मिलेगी। मोहनलाल कुछ देर सोच में डूब गया और फिर बोला, हाँ ठीक है, मैं बस नगर राज जाऊंगा, वहाँ मजदूरी ठीक मिलती है। तुम मेरे लिए कुछ रोटियां बना दो। घर में बस थोड़ा सा ही आटा बचा है, इससे सिर्फ एक ही रोटी बन सकती है और सब्जी के नाम पर कुछ भी नहीं है। मोहनलाल बहुत उदास लहजे में बोला, अगर वो भी मैं ले जाऊंगा तो तुम क्या खाओगे? मेरी चिंता मत करो, मैं पेड़ के पत्तों से किसी तरह गुजारा कर लूंगी। राधा ने एक रोटी बनाकर मोहनलाल को दी। मोहनलाल रोटी लेकर विजयनगर की ओर पैदल चल पड़ा। रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। कुछ देर बाद रात गहराने लगी और मोहनलाल के पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ने लगे। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। तभी उसकी नजर एक तालाब पर पड़ी। चलो, तालाब तो मिल गया, अब रोटी खाकर प्यास बुझाऊंगा, कुछ तो भला होगा। वह तालाब के पास गया, रोटी निकाली और उसे देखते हुए बोला, ये तो बस एक ही है, अगर मैं खा लूंगा तो मेरी भूख फिर भी नहीं मिटेगी। तभी तालाब के पानी में हलचल होने लगी। दरअसल इस तालाब में एक राक्षस का वास था। यह कौन खतरनाक जादूगर है जो मेरे ही तालाब के पास इतनी नरमी से कह रहा है कि खाने से क्या भला होगा? लगता है यह मुझे खाने की बात कर रहा है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तभी राक्षस तालाब से बाहर निकल आया। मुझे मत मारो, मैं इस तालाब में अकेला रहता हूँ, मैं दूसरों को खाता हूँ, तुम मुझे मत खाना, मुझे माफ कर दो। मोहनलाल पूरा मंजर समझ गया। उसने मन में सोचा, मैं तो रोटी की बात कर रहा था, ये सोच रहा है कि मैं उसे खाने वाला हूँ। चलो, यही भ्रम काम आएगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर नहीं खाऊंगा, अगर तुम मुझे कोई ऐसी वस्तु दो जिससे मैं धनवान हो जाऊं। समझे?
राक्षस तुरंत अपना हाथ टेढ़ी मेढ़ी दिशाओं में घुमाने लगा। अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर और विचित्र पक्षी मोहन लाल के सामने प्रकट हो गया। इसे ले जाओ, तुम धनवान हो जाओगे। क्या बकवास कर रहे हो? इस छोटे से पक्षी से मैं कैसे धनवान बनूंगा? यह कोई साधारण पक्षी नहीं है, यह बोलने वाला पक्षी है। यह भविष्य की बातें भी बताता है और जब तुम इससे धन की इच्छा व्यक्त करोगे तो इसकी आंखों से किरणें निकलेंगी और सोने चांदी के खजाने प्रकट होंगे, समझे? अच्छा, अगर ऐसा है तो यह पक्षी अब मेरा हुआ और तुम अपने तालाब में अब सुरक्षित रह सकते हो, ठीक है? मोहन लाल खुशी खुशी वहाँ से अपने गांव की ओर चल पड़ा। वह रास्ते भर मन ही मन सोचता रहा। राधा जब इस पक्षी के बारे में सुनेगी तो बहुत खुश हो जाएगी और जब मैं धनवान हो जाऊंगा तो किसी गरीब पर आंच नहीं आने दूंगा। हाँ, अरे बाबा, बहुत थक गया हूँ। काश कहीं एक रात के लिए रुकने का कोई ठिकाना मिल जाए। सर्दी भी बहुत बढ़ गई है। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी जिसके बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। मोहन लाल झोपड़ी के पास चला गया। बूढ़ा मोहन लाल की ओर देखकर बोला, अरे तुम कौन हो? देखिए, मैं अपने गांव जा रहा था। रात हो गई है और ठंड भी बहुत है। क्या मैं एक रात आपकी झोपड़ी में रह सकता हूँ? अरे तुम लुटेरे या डाकू तो नहीं लगते, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक रात। सुबह होते ही निकल जाना, मुझे अकेले रहने की आदत है। मोहन लाल ने आधी रात के बाद उस बूढ़े की झोपड़ी में शरण ले ली। रात का समय था। बूढ़ा व्यक्ति झोपड़ी के अंदर गहरी नींद में था, लेकिन मोहन लाल की आंखें उस जादुई पक्षी पर टिकी हुई थी। क्यों ना इस पक्षी को परखा जाए। क्या राक्षस ने सच कहा था या झूठ? मोहन लाल ने पक्षी से कहा, क्या तुम सच में मुझे धन दे सकते हो? अगर हाँ तो मुझे दिखाओ। मांगो, तुम क्या चाहते हो? जो भी बोलो मैं वो दे दूंगा। अरे ये तो वास्तव में बोलता है, मतलब कि राक्षस सच कह रहा था। मैं इससे कुछ मांग कर देखता हूँ। देखो, मुझे 10 सोने के सिक्के चाहिए। पक्षी की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और 10 सोने के सिक्के प्रकट हो गए। अरे ये तो सच में बड़ी बात है। राक्षस ने बिल्कुल सही कहा था। कल जब राधा ये देखेगी तो बहुत खुश होगी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। मैं भी धनवान हो जाऊंगा और फिर किसी गरीब को कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। ये पक्षी मेरी किस्मत बदल देगा। बस अब कोई मुश्किल नहीं रहेगी। मोहनलाल गहरी थकान से सो गया था। वह खुश था कि कल सुबह वह अपने गांव वापस जाएगा और राधा को सब कुछ बताएगा। लेकिन वह बुरा आदमी पूरी तरह से सोया नहीं था। वह चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। ये तो चमत्कारी पक्षी है, क्यों ना इसे चुरा लूं? ये मेरे बहुत काम आएगा। बुजुर्ग व्यक्ति ने झोपड़ी के पीछे पक्षी को एक टोकरी में छिपा दिया। सुबह जब मोहनलाल जागा, वह पक्षी को न पाकर बुजुर्ग व्यक्ति से बोला, अरे मेरा पक्षी कहाँ गया? तुम्हारा पक्षी तो उड़ गया। मोहनलाल को शक होने लगा। चुपचाप बताओ, मेरा पक्षी कहाँ है? अरे तो चला जा यहाँ से, मैं तुम्हें काट कर फेंक दूंगा, कोई पूछने भी नहीं आएगा। वह समझ गया था कि पक्षी बुजुर्ग आदमी के पास है, लेकिन मोहन बहुत कमजोर दिल का मालिक था। वह बुजुर्ग आदमी की बातें सुनकर डर गया और राक्षस के पास आ गया। ओ राक्षस, बाहर निकलो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाहर निकलो, तुमने मुझे धोखा दिया है। राक्षस तुरंत तालाब से बाहर आकर बोला, अब बताओ क्या हुआ? मैंने तो तुम्हें वह चमत्कारी पक्षी दिया था जो तुम्हारी हर मुश्किल को आसान कर सकता है, तो फिर तुम वापस क्यों आए? अरे क्या पक्षी दिया था? वह तो उड़ गया। मैं रात को सोया था, सुबह उठा तो पक्षी गायब हो चुका था। यह कैसे हो सकता है? वह पक्षी तो अपने मालिक से अलग नहीं हो सकता था। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं तुम्हें वैसा ही दूसरा पक्षी देता हूँ जो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। नहीं नहीं, मुझे ऐसी शक्ति चाहिए कि बड़ी से बड़ी सेना भी मेरा मुकाबला न कर सके, समझे? राक्षस प्रसन्न हो गया और एक रंगीन चमकती अंगूठी आदित्य को दे दी। यह एक जादुई अंगूठी है जो अब तुम्हारी मिल्कियत है। इसकी खास ताकत से तुम किसी को भी पत्थर में बदल सकते हो और जब चाहो तो उसे वापस भी ला सकते हो। यह शक्ति तुम्हें अपनी मर्जी के अनुसार हर हालात पर काबू पाने का मौका देगी, समझे? मोहनलाल उसी झोपड़ी में वापस लौट आया। दिल में कई विचारों के बादल छाए हुए थे। वह सोच रहा था कि क्या वास्तव में यह सब सच है? क्या यह अंगूठी सच में इतनी शक्तिशाली है? वह बुजुर्ग व्यक्ति के सामने जाकर खड़ा हुआ और गहरी सोच में डूबा हुआ बोला, सुनो, मेरा पक्षी वापस दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। अरे लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, रुक जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। बुजुर्ग की यह बात सुनकर मोहनलाल ने अंगूठी से कहा, लालची बूढ़े को अभी पत्थर बना दो। मोहनलाल के ये कहते ही बूढ़े का शरीर पत्थर में बदलने लगा। वह डर गया और कांपते हुए बोला, माफ कर दो, मैं लालच में आकर उसे चुरा लिया था। वह झोपड़ी के पीछे एक टोकरी में छुपा हुआ है। मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा। मोहनलाल ने तुरंत झोपड़ी के पीछे जाकर उस टोकरी को खोल लिया। वह पक्षी वहीं था।
मैं बताने ही वाला था कि वह बुजुर्ग क्या करने वाला है, लेकिन तुम सो गए। मुझे तो याद ही नहीं रहा कि तुम भविष्य भी बता सकते हो। अगर तुमने दोबारा किसी को धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए पत्थर बना दूंगा, समझ गए? मोहनलाल पक्षी को लेकर खुशी खुशी अपने घर लौटा। अब उसके दिल में डर की जगह सुकून था। उसने राधा को सारी कहानी सुनाई, कैसे उसे पक्षी वापस मिला और कैसे एक जादुई अंगूठी ने उसकी मदद की। राधा हैरान भी थी और खुश भी कि उसका पति सही सलामत वापस आ गया। क्या तुम वाकई भविष्य बता सकते हो? हाँ, तुम्हारे भाग्य में बहुत धन लिखा है, तुम बहुत अमीर बनोगे। तो फिर देर किस बात की? ढेर सारा सोना मेरे सामने प्रकट कर दो। अचानक आकाश से रंग बिरंगी किरणें जमीन पर उतरने लगी, जो बहुत सारे मदराओं के ढेर की तरह चमक रही थी। रोशनी की चमक में मदराओं का वह ढेर जादुई खजाने जैसा दिख रहा था। कुछ ही समय में मोहनलाल पूरे गांव का सबसे ज्यादा धनी और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उसकी झोपड़ी अब एक सुंदर और प्यारा सा घर बन चुकी थी, जिसमें खुशहाली और शांति की रोशनी छाई हुई थी। एक दिन वह जादुई पक्षी उड़ता हुआ आ गया और मोहनलाल के कान में धीरे से कुछ कहने लगा। क्या कहा? राजा भीरू किशुनगर की सीमा में अपनी पूरी फौज के साथ घुस आया है। अब समय आ गया है जमींदार को सबक सिखाने का। मोहनलाल ने गांव के एक आदमी को राज दरबार भेजा। जाओ, राजा विक्रम से कहो कि रामपुर गांव का सबसे अमीर व्यक्ति ने उन्हें निमंत्रण दिया है और ये सारे सोने के पात्र भी तोहफे में दिए हैं। सेवक राजा विक्रम के दरबार में पहुंचा और सोने के पात्रों से भरी थाली उनके सामने रख दी। रामपुर गांव के सबसे धनवान व्यक्ति मोहनलाल ने आपको और मंत्री जी को आमंत्रित किया है। इतने सारे पात्र, हमने भी कभी इतनी बड़ी भीड़ नहीं देखी। महाराज, अब तो जाकर देखना ही पड़ेगा कि आखिर ये कौन है। राजा विक्रम मंत्री जगन्नाथ को साथ लेकर मोहनलाल के आलीशान घर पहुंच गया। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। मोहनलाल कुछ ही देर बाद अपनी पत्नी राधा के साथ वहां पहुंचा। अरे तुम तो वही किसान हो जो कुछ समय पहले मेरे पास न्याय मांगने आए थे। और उस समय आपने मुझे न्याय नहीं दिया था, मुझे सब कुछ याद है। लेकिन ये कैसे संभव हुआ? रातों रात तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आ गया? क्षमा कीजिए महाराज, यह मैं आपको चाहकर भी नहीं बता सकता। हमें यहाँ फिर बुलाया क्यों गया है? तुम्हारे पास अब इतना वैभव है कि अकेले ही 10 जमींदारों को सबक सिखा सकते हो। हाँ, मंत्री ठीक कह रहे हो। बताओ मोहनलाल, तुम्हारा मकसद क्या है? महाराज, मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ, परंतु उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपने मेरे साथ जो अन्याय किया था उसकी पूरी सुनवाई करें। और हाँ, यह बात आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो कुछ ही दिनों में आपका राज्य आपके हाथ से निकल सकता है। तुम क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। मैं चाहता हूँ कि आप अब मेरे घर पर जमींदार बलराम मकीये और बलिया को बुलाकर उनसे साफ साफ पूछे कि क्या मैंने वास्तव में अपना खेत बेचा था या नहीं। सैनिकों, तुरंत जाकर उन चारों को बुलाकर मेरे पास ले आओ। कुछ ही देर में वे चारों वहां पहुंचकर उपस्थित हो गए। मुखिया, सच सच बताओ, क्या मैंने वाकई जमींदार को अपना खेत बेचा था? क्षमा कीजिए महाराज, मैंने जमींदार के दबाव में आकर यह झूठ बोला था। मैंने भी झूठ कहा था महाराज, क्योंकि उसने मेरी बेटी की शादी रोकने की धमकी दी थी। महाराज, जब ये लोग एक गरीब किसान के सामने थे तो ये उसके पक्ष में नहीं बोले, लेकिन आज जब उन्हें पता चला कि मैं इतना अमीर हूँ कि जमींदार मेरे सामने कुछ भी नहीं, तो ये सब मेरे पक्ष में बोल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके राज्य में ऐसा न्याय स्थापित हो जहाँ अमीर और गरीब के बीच कोई फर्क न हो। तुरंत इन चारों को जेल में डाल दो और ले जाओ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मोहनलाल, मोहनलाल। हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन मेरा खेत मुझे वापस लेना होगा। वह मेरे पूर्वजों की निशानी है और इसे कोई छीन नहीं सकता। हाँ ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। जाओ, लेकिन याद रखना, अगर अब किसी गांव वाले के साथ अन्याय हुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जमींदार बलराम सिर झुकाए चले गए और मुखिया और भलिया भी शर्मिंदगी के साथ लौट गए। महाराज, विशालगढ़ राज्य की सेना आपकी सीमा में प्रवेश कर चुकी है और सभी जानते हैं कि उनकी सेना आपकी सेना से 10 गुना बड़ी है। आप उनसे युद्ध नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ से भाग जाना होगा। ये वाकई एक बहुत बड़ी समस्या है। महाराज, फिक्र न कीजिए, आप बस एक बार मेरी मुलाकात राजा भीरो से करवा दीजिए, मैं उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दूंगा। अच्छा, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। राजा विक्रम ने एक विशेष स्थल पर राजा भीरू को बुला लिया। अब जब मेरी सेना तुम्हारी सेना में प्रवेश कर चुकी है तो बातों का कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हारा राज्य हथिया लूंगा, समझे? देखो, मेरा एक दोस्त तुमसे अकेले में मिलना चाहता है। तभी वहाँ से राजा विक्रम चला जाता है और वहाँ मोहनलाल आ जाता है। मोहनलाल ने पहले राजा भीरो को प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा भीरो मानने को तैयार नहीं था।
मोहनलाल को गुस्सा आ गया। राजा भीरो को पत्थर बना दो। राजा भीरो धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। तुम्हारे पास समय है, अगर तुमने अपने कदम पीछे नहीं हटाए तो तुम हमेशा के लिए पत्थर बन जाओगे। मैं वचन देता हूँ कि मैं अपनी सेना को वापस बुला लूंगा। राजा भीरो का पत्थर बनना रुक गया और वह डरकर वहां से भाग गया। अगले दिन राजा विक्रम ने मोहनलाल को अपने महल में बुलाया। आखिरकार ये सब कुछ तुमने किया कैसे? महाराज, बस यही तो मैं आपको बता नहीं सकता। कुछ बातें राज ही रहनी चाहिए, यही बेहतर है। हाँ ठीक है, हम तुमसे नहीं पूछेंगे, लेकिन हमसे दोस्ती करनी होगी। जरूर महाराज, जरूर। यह थी एक गरीब किसान की कहानी। किस्मत के दरवाजे कब खुल जाएं, कोई पता नहीं होता। हमें हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। कहानी को एक लाइक और प्यारा सा कमेंट